अब डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें क्या लिखा है ध्यान से सुनना। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, जिनका रेशियो क्या दिया हुआ है 5, 3 एंड 2। ए बी एंड सी 5:3:2। फिर आगे लिखा हुआ है सी रिटायर। कौन रिटायर होता है? सी रिटायर एंड बी आर एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4। तो इन दोनों का इन्होंने न्यू रेशियो भी बता दिया। ए और बी का न्यू रेशियो क्या है 6:4। क्लियर। अब आगे गुडविल इज टू बी टेकन एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स गुडविल होगी। तो इसने ये बता दिया आपको गुडविल निकालनी है, क्योंकि अब पार्टनर जा रहा तो गुडविल लेके जाएगा। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है? गुडविल जो होगी वो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2 years ऑफ परचेज। यही है, अपन पढ़ चुके हैं ईयर्स ऑफ परचेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का करना है, कर लेंगे। फिर कह रहा है एट द डेट ऑफ सीज रिटायरमेंट, सी के रिटायरमेंट पर फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। यही हमारे पास बैलेंस अवेलेबल थे। क्या क्या बैलेंस था? एक तो था हमारे पास में बैलेंसेस थे, एक तो था जनरल रिजर्व। कितने का था जनरल रिजर्व? 1,20,000 का। एक हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था 30,000। और ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट मतलब ये लॉस है, तो पार्टनर की कैपिटल इससे क्या होगी? डेबिट। ठीक है। सीज कैपिटल थी 3 लाख रुपए। अब देखो, हाँ सॉरी 2 लाख रुपए। ये पूछ क्या रहा है आपसे? यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज करनी कर लेंगे। कितनी एंट्री होगी? पहली तो इस गुडविल की। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। किसको? जो पार्टनर जा रहा है, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री जनरल रिजर्व को बांटने की। तीसरी एंट्री P&L को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो ये 3 तो हो गई एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म एंड प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट। उसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। कैपिटल अकाउंट अपन बना चुके हैं। ठीक है। तो अब मैं आता हूं, सबसे पहले तो अपने को करना क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन में? एक तो अपने को गुडविल निकालनी है पहले, तभी तो हिस्सा देंगे। देखो सिंपल सा पॉइंट है, 2-3 पॉइंट अब मिक्स में आए। गुडविल और अनएक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस मिक्स आ रहे हैं। आगे जाकर तो सारे के सारे पॉइंट मिक्स में आएंगे। फिर क्या करोगे? सिर्फ सी का, क्योंकि ए और बी से हमें अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं। यस बनता है मैडम। इस चैप्टर के अंदर जो पार्टनर जा रहा है, अब उसका निपटारा करना है अपने को, तो क्या क्या हमसे लेके जाएगा उसके लिए अपन सेपरेट उसका अकाउंट भी बनाएंगे। इस चैप्टर में अपन ये भी पढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट नहीं सीखा तो बस वही है, और क्या है। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारा वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, हमें यहां कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या निकालनी है? गुडविल। गुडविल बराबर क्या होगी? गुडविल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है हमारा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना? 5 साल का। आपके पास फोटो है इसकी? यदि तो फिर कैसे कर रहे हो? ग्रुप में हो नहीं तो मुझे बोलो तो सही भाई, बोलोगे तो समझ में आएगा। आगे आ जाओ, इनके साथ आ जाओ, आगे बैठ जाओ, थोड़ा जगह दो। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट अपन को कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है, तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइड बाई 5, आगे एवरेज प्रॉफिट। अब देखो 5 साल के प्रॉफिट भी दे रखे हैं। पहले साल प्रॉफिट हुआ 10,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस, अच्छा ये 15,000 लॉस था, लॉस है मतलब माइनस होगा, प्लस 36,000 और प्लस 44,000, डिवाइड में आ जाएगा 5। ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं ईयर्स ऑफ परचेज कितने? 2 से, तो ये आ जाएगी पूरे फर्म की गुडविल। इस पूरे फर्म की गुडविल में फिर सी जा रहा है, तो सी अपना हिस्सा लेके जाएगा। किससे लेके जाएगा? गेनिंग, जो पार्टनर गेन करेगा, यानी कि इसके बाद अपन को गेन का रेशियो भी निकालना है ना। 10,000 प्लस 25 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 44 डिवाइड बाय 5, तो ये आएगा 20,000 सीधा एवरेज। 20,000 इंटू 2 करेंगे तो 40,000। इसमें हमें सी का शेयर देखना है।
सी शेयर, सी का हिस्सा कितना होगा 40,000 मल्टीप्लाई कितना हिस्सा छोड़ के जा रहा है वो अपना 2/10, तो 2/10 जितनी वो गुडविल भी लेके जाएगा 2/10, 8,000 गुडविल, ये 40,000 ठीक है, 8,000 वो गुडविल लेके जाएगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी तो बाद में करेंगे, पहले गेन का रेशियो कैलकुलेट कर लें। अब वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे अपन, 800 नहीं 4,000 नहीं है 40,000 है, पूरे फॉर्म की गुडविल 40,000 है इंटू 2/10 ठीक है। अब अपन को निकालना है गेन रेशियो, क्या निकालना है गेन रेशियो, क्या फॉर्मूला था गेन रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेन रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ठीक है। अब गेन रेशियो अपन को कैलकुलेट करना है ए का और बी का। ए का न्यू रेशियो कितना था, ए का न्यू रेशियो था 6/10, बी का था 4/10 माइनस ओल्ड रेशियो ये रहा 5/10 3/10, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 6 माइनस 5 डायरेक्टली करवा रहा हूं आप ठीक है 1/10, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 10 का 10 में 1 टाइम 1 इंटू 4 4 माइनस 3 कितने हो गए 1/10, यानी क्या ये गेन इक्वल रेशियो में कर रहे हैं, यस। तो जो सी की गुडविल आई 8,000 वो भी ये दोनों इक्वल रेशियो में देंगे। अब हमें एंट्री क्या करनी है वो तो अपने को पता है, पहली एंट्री किसकी गुडविल की क्या होगी, चांदनी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने पर क्या एंट्री होती है, एंट्री बताओ, एग्जाम्पल मत दो, आप तो आंसर बता रही हो, एंट्री क्या होती है, ए बी सी भूल जाओ, पार्टनर वही नहीं, मैंने आपको सीधा बोला कि कोई पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल कौन देगा, तो क्या एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, यहां तो अपन याद रखते हैं अच्छा बाकी वाले हैं ये गेन कर रहा है ए कैपिटल बी कैपिटल, इसकी एक्चुअल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है वो बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, तो ये गुडविल लेगा, किन से लेगा, जो गेन करेंगे ठीक है। यानी ये जो इसका हिस्सा था ना 2/10 ये ए और बी ने इक्वली ले लिया, तो गुडविल भी इक्वली देंगे। तो अब एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ये दोनों गेनिंग पार्टनर हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट ठीक है। अब सी का शेयर जो था वो तो ये था 8,000, उसको 8,000 देने, ये 8,000 कौन देगा, ए और बी ठीक है। यानी क्या लिखेंगे मैडम वो क्या है पता, देखो जब पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसने साल के स्टार्टिंग में पैसा लगाया था ना, जो बिजनेस में आया था कैपिटल लगाई थी, अब इस कैपिटल में उसको साल के दौरान सैलरी मिली होगी, कमीशन मिला होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा, कई बार इसने ड्राइंग करी होगी, ये सब करने के बाद इसकी कैपिटल कितनी बची 2 लाख। यानी आज के दिन फर्म छोड़ के जा रहा है तो ये कहेगा मेरी कैपिटल तो 2 लाख है ही है, अब मुझे और क्या मिल रहा है, गुडविल भी देंगे, फिर जनरल रिजर्व भी देंगे, ये सब देने के बाद क्या कैपिटल बचेगी वो पार्टनर को पे की जाती है, आया समझ में। तो इन सारे एडजस्टमेंट करने से पहले अभी उसकी कैपिटल कितनी है 2 लाख, अब एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी होगी वो तो अपन को निकालनी है ठीक है। तो अब शेयर ऑफ सीज गुडविल गिवन बाय ए एंड बी इन गेन रेशियो। देखो बार बार इन चीजों को लिखने से ना चीजें माइंड में जाती है ना, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, डायरेक्टली अपन ए पे नहीं आ जाते ना चांदनी। इस 8,000 को 1:1 में बांटेंगे तो 4,000 कौन देगा, ए, 4,000 देगा बी। ये तो हो गई फर्स्ट गुडविल का एडजस्टमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन ने ये सारी चीजें दी कि वो जब पार्टनर रिटायर हुआ तो उस दिन हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा था, जनरल रिजर्व बांटेंगे पार्टनर्स में, उस दिन P&L का डेबिट बैलेंस था, मींस लॉस है, तो जो पार्टनर जाएगा उसको ये भी तो बोलेंगे कि भाई कहां जा रहा है, रिजर्व लेके जा रहा है तो इस लॉस में भी शेयर ले, फिर सही बात है। तो अब पहली चीज तो ये जनरल रिजर्व बांटूंगा मैं, जनरल रिजर्व हमारे पास लाइबिलिटीज में पड़ा है यानी क्रेडिट बैलेंस में पड़ा है, इसको बांट दूंगा, क्या कर दूंगा डेबिट, लाइबिलिटी है, मैं तो अभी भी कह रहा हूं लाइबिलिटी है, अब इसको खत्म करूंगा। अच्छा लाइबिलिटी क्यों है, कैपिटल क्या है, अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन पूछा करो ताकि आपके माइंड से थोड़ी क्लैरिटी आए।
कैपिटल क्या है? क्यों है लायबिलिटी? पता है, पार्टनर ने पैसा दिया वापस लेगा। इसी तरीके से जो जनरल रिजर्व होते हैं, ये क्या है? ये वो रिजर्व है जो फर्म ने यानी बिजनेस ने अपने प्रॉफिट में से हर साल अलग कर दिया कि कभी इमरजेंसी आएगी तो यूज ले लेंगे। वास्तव में इसके ऊपर भी किसका राइट होगा? मालिकों का, ओनर्स का राइट होगा ना। तो जो पार्टनर सी जाएगा तो आपको नहीं लगता वो कहेगा ये रिजर्व इकट्ठा मैं था तभी तो किए थे, लाओ मेरा शेयर दो इसमें। आ रहा सुन में? इसलिए इस लायबिलिटी को खत्म किया जाएगा ताकि पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। क्लियर? तो इसलिए लायबिलिटीज मानी जाती है, ठीक है। लेकिन ये कौन सी लायबिलिटी होती है? इंटरनल। इसलिए कहा जाता है ये लायबिलिटी कौन सी है? इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। आपने बैलेंस शीट पढ़ी कंपनीज की, आपने वहां रिजर्व एंड सरप्लस पढ़े, लायबिलिटी साइड में नहीं पढ़े। बैलेंस ऑफ पी एंड एल, जनरल रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, वो सब लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि मालिकों की है, मालिकों को देनी है, इसलिए उसको कहा जाता है इंटरनल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमारे पास दो तरीके की होती है, एक इंटरनल जो बिजनेस के मालिक हमसे मांगते हैं, और एक एक्सटर्नल जो बाहर के लोग हमसे मांगते हैं। क्लियर? इसलिए कैपिटल क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। किसको देनी है? मालिकों को। अब जब मालिक जा रहा है तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जनरल रिजर्व हमारे पास लायबिलिटी साइड में पड़ा, इसको खत्म करूंगा, डेबिट कर दूंगा। लायबिलिटी नॉर्मली क्रेडिट होती है ना, और क्रेडिट करूंगा तो बढ़ेगी, लेकिन कम करना है, डेबिट करूंगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था? 1,20,000। अब ये 1,20,000 क्या खाली सी का है क्या? ये ए बी सी तीनों का है। इसलिए कहा जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ओल्ड में कौन है? ए, बी और सी। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशियो में? ओल्ड जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स, distribute to old partners in their old ratio, जो क्या था? 5, 3 and 2। आपके नरेशन इतना बढ़ानी हो तो नीचे वाली लाइन में लिख देना, ठीक है। हाँ, 60,000, 36, 24। ये तो बात थी जनरल रिजर्व। अब पी एंड एल भी तो है, लेकिन यार दिक्कत है, पी एंड एल लॉस में है। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, मतलब वो एसेट साइड में आ रहा है। कहां रहा है? एसेट साइड में। अब बताओ, लायबिलिटी खत्म करी थी तो पार्टनर्स को फायदा हुआ था, एसेट्स खत्म करेंगे तो पार्टनर को नुकसान भी तो होगा, ठीक है। अब डेबिट बैलेंस को खत्म करना है, क्रेडिट कर दो तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। क्रेडिट, डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने बताया भी था, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, लॉस पार्टनर्स में बांटूंगा तो उनकी कैपिटल कम करूंगा। यही पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता तो फायदा होता, पार्टनर्स में बांटता तो एंट्री करता पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बट अब क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था पीएनएल में? 30,000। अगेन इसको बांट देंगे, ओल्ड जनरल रिजर्व की जगह आ जाएगा पीएनएल, बाकी सेम ये लाइन चिपका देना एज इट इज। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में। 30,000 को बांटूंगा तो 15,000, 9,000 और 6,000। किस रेशियो में? वही 5:3:2। अब क्वेश्चन ने बोला, देखो जो जो बोला उसने अपन ने सारे पॉइंट कंसिडर कर लिए। उसने गुडविल बोला, हमने कहा गुडविल देनी है। उसने बोला जनरल रिजर्व पड़ा, वो भी देना है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, वो भी देना है। ये सब होने के बाद सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बना सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक याद रखना है। वैसे तो एंट्री कर रखी है, एंट्री नहीं करते तो भी आपको पता होना चाहिए था कि कैपिटल अकाउंट में चीज कहां जाएगी। डायरेक्टली मुझे बताने का ट्राई करना, गुडविल सी के कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगी? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि हमें गुडविल देनी है सी को, उसकी कैपिटल बढ़ानी है। जनरल रिजर्व कहां जाएगा? क्रेडिट में। क्यों बढ़ाना है? पीएनएल कहां जाएगा? क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल कम करनी है। बस अब एंट्रीज भी देख लो। पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट, क्रेडिट में जाएगा। सी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट में जाएगा। यहां सी की कैपिटल डेबिट हो रही है तो कैपिटल के डेबिट में जाएगा, ठीक है। अब बनाते हैं अकाउंट।
किसका कैपिटल अकाउंट बनाना? सिर्फ सी का बोला है तो सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और बहुत सिंपल है, कैपिटल अकाउंट बनाने का नियम वही जो आज तक सीखा है। सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस उठा के लाओ। कहां आएगा? बाई साइड में, क्योंकि कैपिटल क्या है? लायबिलिटी बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग में कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है राजवी 2 लाख, ये यहां आएगा। ठीक है, अब पार्टनर को और क्या क्या देना था वो दे दो। पार्टनर को गुडविल मिल रही थी, कौन दे रहा था? ए और बी दोनों दे रहे थे, तो क्या लिखूंगा? इन दोनों को बाय में लिख दूंगा। क्या लिखूंगा पता है? बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। दोनों ने गुडविल दी इसलिए आप गुडविल लिख सकते हो इसमें। कुछ दी ए ने 4000 कैपिटल बढ़ा दी, कुछ दी बी ने 4000 कैपिटल बढ़ा दी। फिर जर्नलिज्म मिला इसको, कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। कैपिटल को क्रेडिट किया। एंट्री मत सोचो, माइंड यहां लगाओ, अब डायरेक्टली सोचने का ट्राई करो। 11th क्लास के बच्चों की तरह नहीं, सर अच्छा ये बाई है तो 2 में आएगा, 2 है तो बाई में आएगा, ऐसा नहीं करना। कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। और रीजन क्या है, क्यों क्रेडिट हुई वो लिखना है, गुडविल के कारण, सॉरी जनरल के कारण। क्या लिख देंगे? बाय जनरल रिजर्व। याद कीजिए पिछले चैप्टर में मैंने आपको बोला था बैलेंस शीट में कोई चीज 2 है तो यहां बाई में जाएगी। जनरल से उठा के सीधा यहां डालते थे पर बाय पी एंड एल। अगर उस साइड में लाइबिलिटी साइड में पी एंड एल होता था सीधा उठा के बाय पी एंड एल, एसेट्स में पी एंड एल होता था तो सीधा उठा के 2 पी एंड एल। वो अपन डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर रहे थे। अब यहां थोड़ा नॉलेज बढ़ाओ अपना। ठीक है, जर्नलिज्म मिला, कितना मिला? सी को, सिर्फ सी का अकाउंट बना रहा हूं ना, 24,000। फिर हमने कहा कुछ उसको पी एंड एल में भी, लॉस में भी पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा, 2 पी एंड एल। अब सी का 6000। अब इसका जो लास्ट में बैलेंस आएगा, ये बैलेंस क्या करेगा? या तो ले जाएगा, या तो ये बैलेंस ले जाएगा, या फिर इसका बैलेंस अपन को लोन के अकाउंट में डालना है। आप एक काम करना, या इसका बैलेंस निकाल देना एक बार। ठीक है, लोन वोन वाली माथाउड़ी बाद में कराऊंगा मैं आपको। कितना आया टोटल? 2,32,000। टोटल इसकी 2,32,000 आई। यहां पर भी 2,32,000 में से 6,000 गए टू बैलेंस सीडी, 2 लाख। अब देखो, यानी ये जिस दिन फर्म छोड़ के जाएगा उस दिन सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ये हमसे पैसे कितने मांगेगा? 2,26,000। कोई समस्या आता? योग्यता। अब देखो इधर ध्यान देना, अपन ने फर्स्ट डे मैंने आपको जब रिटायरमेंट स्टार्ट कराया तो मैंने आपको इसकी कुछ प्रॉब्लम्स बताई कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा न्यू रेशियो, फिर हमने पढ़ा गेन रेशियो, उसके बाद हमने पढ़ा गुडविल का एडजस्टमेंट यानी गुडविल की अकाउंटिंग वगैरह, और गुडविल का वैल्यूएशन पिछले चैप्टर का हिस्सा था यहाँ पर। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। बीच में एक चीज थी जो मैंने स्किप की, क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आते हैं उसके ऊपर। हमने जब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पढ़ा कि नया साझेदार जब बिजनेस में आता है तो उस केस में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना। उन प्रॉब्लम्स को अगर आप इस वाली प्रॉब्लम से लिंक करोगे तो आपको लगेगा सर लगभग सारी प्रॉब्लम सेम ही है। पार्टनर आता था तो भी अपन ये सब कैलकुलेट करते थे, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो आता था, बस वहां पर गुडविल निकालते थे। अब देखो जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में आए या जाए तो वो हमेशा ये कहता है कि हमें सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बुक्स में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आ रही है वो किस वैल्यू पर आ रही है? ओल्ड वैल्यूज पर। किस वैल्यू पर आ रही है? ओल्ड वैल्यूज पर। अब जैसे पार्टनर यहां से फर्म छोड़ के जाएगा तो ये सारी चीजें तो लेगा ही लेगा, और वो कहेगा कि जब हमने एसेट खरीदी तो मैं आपके साथ था, अब आज से 8-10 साल बाद में फर्म में जा रहा हूं तो हमने जो एसेट परचेज करी थी वो और आज क्या इनकी वैल्यूज में चेंजेस आए कि नहीं आए? आए। कई अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हो सकती है, कई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी हो सकती है बिजनेस के अंदर। तो पार्टनर जब जाएगा तो बोलेगा कि जो हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उनका आप क्या करोगे? रीवैल्यूएशन करोगे। यानी हमारी बुक्स के अंदर जो वैल्यू आती है ना वो बुक वैल्यू पर आती है, और बुक वैल्यू क्या होती है? जितने पर हमने एसेट्स खरीदी थी उसमें से आज तक अपन डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ लेस करते हुए आते हैं। कभी भी हम हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मार्केट से
मैच नहीं करते कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू चल रही है। जैसे मैंने एक बैलेंस शीट बना रखी है, वहां पर मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी थी, मैंने आज से 5 साल पहले 20 लाख की। आज भी मैंने उसको 20 लाख पे शो कर रखा है, या उस पे से मैंने डेप्शन लगा दिया कि भाई वैल्यू की बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है। डेप्शन लगाते लगाते 20 लाख के एसेट्स को आज मैं कितने पे लेके आ गया, 15 लाख पे। लेकिन वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता ये होती है कि हमारी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू आज मार्केट में हो गई 70 लाख रुपए, 80 लाख रुपए। यानी जो मैंने 20 लाख में खरीदी उस पे मैंने 5 साल में डेप्शन लगा के उल्टा कम किया, लेकिन मार्केट कंडीशन क्या कहती है? उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अब अकाउंटिंग तो कहती है उसकी डेप्शन लगाओ, उस पे हमने डेप्शन लगाया लेकिन मार्केट वैल्यू बढ़ गई। तो अब बताओ, जब इसी कंडीशन में यहां पर जो पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा, इसका जो हिस्सा निकाला जाएगा ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, वो निकाला जाएगा उस बैलेंस शीट के बेस पे कि भाई हमारे पास इतनी एसेट्स है, इतनी लायबिलिटीज है, ठीक है, आपका ये शेयर बनता है। तो इसलिए पार्टनर हमेशा कहता है कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में आएगा या बिजनेस छोड़ के जाएगा, दोनों ही केस में हम हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे। एसेट्स बढ़ रही है तो बढ़ाओ, एसेट्स कम हो रही तो कम करो, लायबिलिटीज बढ़ रही है तो बढ़ाओ, लायबिलिटीज कम हो रही तो कम करो। बस एक 4 ही काम करने हैं, या तो एसेट्स बढ़ेगी या कम होगी, या लायबिलिटीज बढ़ेगी या कम होगी। क्या एसेट्स लायबिलिटीज में चेंज आने से प्रॉफिट या लॉस भी होगा क्या? डेफिनेटली होगा। एसेट्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, एसेट्स कम होगी तो लॉस होगा, लायबिलिटीज बढ़ेगी तो लॉस होगा, और लायबिलिटीज कम होगी तो प्रॉफिट होगा। और इन सब का ओवरऑल इफेक्ट देखने के बाद सी कहेगा इसमें मुझे भी हिस्सा दो, तो हम छोड़ के जा रहा हूं। आ रहा है समझ में? यानी जब भी कोई पार्टनर फर्म में आएगा या जाएगा तो उस टाइम हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि रीवैल्यूएशन पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सी कहेगा प्रॉफिट है तो मुझे दो, और अगर लॉस होगा तो मुझसे ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन होने के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो सारे पार्टनर्स में हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो पार्टनर जाएगा उसको भी उसका हिस्सा मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर रीवैल्यूएशन पर हम क्या करेंगे? एक तो अपन बनाते हैं अकाउंट रीवैल्यूएशन, और दूसरा अपन इसकी जनरल एंट्रीज भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसकी जनरल एंट्रीज बता देता हूं कि रीवैल्यूएशन होने पर हम क्या क्या जनरल एंट्रीज करेंगे, है ना। तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। अब पहले अपन बात करें इसकी जनरल एंट्रीज की। जनरल एंट्रीज तो आपको आनी चाहिए। 4 केस ही हो सकते हैं, ध्यान रखना, इससे ज्यादा कोई 5वां केस नहीं होगा। या तो एसेट्स बढ़ेगी या कम होगी, या लायबिलिटीज बढ़ेगी या कम होगी, और किस अकाउंट की हेल्प से यहां हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन का अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसकी हेल्प से हम एसेट्स और लायबिलिटीज को कम करेंगे। जनरल एंट्री इसलिए करा रहा हूं, कई बार एग्जाम में वो जनरल एंट्रीज भी पूछता है। ठीक है, तो हमें आनी चाहिए। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब बताओ, सबसे पहला पॉइंट मैं कह रहा हूं कि हमारे पास कोई बुक्स में एसेट्स आ रही है 10,000 की, और मार्केट प्राइस जब देखी तो पता चला वो 12,000 की हो गई, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो इंक्रीज इन एसेट्स, संपत्ति के बढ़ने पर क्या एंट्री होगी? एसेट्स का नॉर्मल नेचर डेबिट होता है, डेबिट को बढ़ाना है और डेबिट करो, है ना। तो क्या एंट्री करूंगा यहां मैं? यहां एंट्री करूंगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, और 2 में किस अकाउंट के हेल्प से? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब साथ साथ में इधर में एक रीवैल्यूएशन का अकाउंट भी बना दूं ताकि आप इजीली समझ पाओ। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने यहां से एक चीज देखी कि अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में बताओ क्या होनी चाहिए? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाय में आएगा, यानी हम कह सकते हैं एसेट्स बढ़ने पर रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाय में लिखना है। अब कई बार बच्चे, देखो क्या होता है, याद रखने की ट्रिक समझो अच्छे से। मैंने कहा एसेट्स बढ़ी, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, अब बच्चा कंफ्यूज, सर एसेट्स बढ़ने पर तो डेबिट होती है, आप तो क्रेडिट कर रहे हो। अरे भाई, मैं किसको क्रेडिट कर रहा हूं? मैं रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर रहा हूं।
एसेट्स तो अभी भी डेबिट ही हो रही है, इसकी जनरल एंट्री सोच लो। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, रीवैल्यूएशन क्या होगा, जस्ट उल्टा कर दो। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको याद क्या रखना है, एसेट्स बढ़ने पर बाई में, एसेट्स कम होने पर टू में, लायबिलिटीज बढ़ने पर टू में, लायबिलिटीज कम होने पर बाई में, नॉट डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट मत बोलना, कंफ्यूज होगी, फिर बोल रहा हूं। डेबिट क्रेडिट बोलते आप कंफ्यूज हो। अब मैंने बोल दिया एसेट्स कम हो रही है, क्या करोगे, क्रेडिट। किसको क्रेडिट करोगे, रीवैल्यूएशन। मैंने कहा लायबिलिटीज बढ़ रही है, क्या करोगे, डेबिट। किसको डेबिट करोगे, रीवैल्यूएशन। लेकिन अगर मैं यही कहूं लायबिलिटीज बढ़ रही है, लायबिलिटीज क्या होगी, लायबिलिटीज क्रेडिट होगी। तो जनरल एंट्रीज में और अकाउंट में पोस्ट करने में थोड़ा फर्क है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सा पॉइंट याद रखना है, एसेट्स बढ़ी बाई में, एसेट्स कम हुई टू में, और जब कंफ्यूज हो जाओ तो एंट्री फ्रेम करो माइंड में, एसेट्स बढ़ी एसेट्स को डेबिट करो तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब एसेट्स कम हो रही है, डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स के कम होने पर कहां आएगा, अच्छा एंट्री क्या होगी, एसेट्स के कम होने पर, एसेट्स को क्रेडिट करूंगा, एसेट्स को क्रेडिट करूंगा और रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्लियर। अब बताओ एसेट्स के कम होने पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, डेबिट में आएगा टू में, टू एसेट्स डिक्रीज। मैं जब खुद 12th में पढ़ता था ना तो भी मैं इसको ऐसे याद करता था, और मैं जो 12th में खुद पढ़ता था वही चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। पता है कि मैंने ये पढ़ा और मुझे ये बहुत इजी लगा और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो उसी आधार पर उम्मीद करते हैं, है ना। चलिए, लायबिलिटीज अब क्या होगी, एसेट्स हो गया बढ़ने पर कम होने पर। अब लायबिलिटीज की बात करें, लायबिलिटी क्या होगी, लायबिलिटी होगी इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी के इंक्रीज होने पर बढ़ने पर एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री की बात करते हैं। 2 मिनट बैठो, मैं आ रहा हूं। लायबिलिटी को लिख दूंगा टू में, टू लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी तो क्रेडिट होती है ना, लेकिन डेबिट क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटीज का नॉर्मल नेचर क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज के बढ़ने पर लायबिलिटीज को क्रेडिट किया जाता है, लेकिन रीवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। तो याद रखेंगे लायबिलिटीज के बढ़ने पर रीवैल्यूएशन के टू में आएगा, टू लायबिलिटी इंक्रीज, क्लियर। लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी क्या हो गई, कम, डिक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी के कम होने पर लायबिलिटी को क्या करना है, डेबिट। तो यहां एंट्री होगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाय में आएगा। पता ना पोस्ट करते हैं तो रीवैल्यूएशन के अकाउंट में अगर मैं पोस्ट करूंगा तो रीवैल्यूएशन में रीवैल्यूएशन थोड़ी लिखूंगा, उसका सोर्स लिखूंगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, तो इसके क्रेडिट में लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा क्या, क्यों क्रेडिट हुआ, लायबिलिटी की वजह से। तो यहां आएगा बाय लायबिलिटी डिक्रीज। देखो काफी जल्दी याद आ गया बेटा। एडमिशन में भी रीवैल्यूएशन होता है और रिटायरमेंट में भी रीवैल्यूएशन होता है, ठीक है। अब सेम ही है रीवैल्यूएशन का तरीका, सेम टू सेम, वहां जो था वही यहां है। इसके बाद इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है या तो टू में आएगा, तो किन पार्टनर्स में, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें बांट देंगे। इधर आएगा तो प्रॉफिट होगा बैलेंसिंग फिगर, बाय में आएगा तो लॉस होगा, तो भी अपन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, ये है लॉस। तो बैलेंस इधर भी आ सकता है, बैलेंस इधर भी आ सकता है। फटाफट बताओ, एसेट्स बढ़ी, एसेट्स कम हुई टू में, लायबिलिटीज बढ़ी टू में, लायबिलिटीज कम हुई बाई में, ठीक है। योगिता, एसेट्स बढ़ी, कम हुई, लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी कम हुई बाई में, लायबिलिटी बढ़ी टू में। देखो सिंपल सा पॉइंट, मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक ही पॉइंट याद रखता हूं, पता क्या, ये एसेट्स बढ़ी बाई में। अब सारी चीजें मैं उल्टी कर देता हूं, एसेट्स बढ़ी बाई में तो एसेट्स कम किधर होगी, टू में,
और एसेट्स और लायबिलिटीज में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो अगर इधर एसेट्स कम हो रही है तो इधर लायबिलिटीज बढ़ेगी, इधर लायबिलिटीज बढ़ रही है तो इधर लायबिलिटीज कम होगी। ठीक है, छापो फटाफट। योग्यता